हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नई टॉपिक रेडियो सक्रिय तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये रेडियो सक्रिय तत्व होता क्या है? वे सारे तत्व जिनसे अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है उन्हें हम क्या करते हैं? रेडियो सक्रिय तत्व बोलते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे और शरीर में तो ए ब्लॉक एलिमेंट में पाए जाते हैं। यहाँ पे ए ब्लॉक में पाए जाते हैं। ठीक है ना, ए ब्लॉक में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट देखना है, मतलब फोटोग्राफी फिल्म को हम लोग कहाँ रखते हैं? ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल में रखा जाता है। क्यों भाई? वो फोटो हम लोग कैमरे वाले में खींचते थे, उसमें जो नेगेटिव होता था उसको हम लोग कहाँ रखते थे? तो ऑक्जेलिक अम्ल रखते थे। पूछ देगा कि फोटोग्राफी फिल्म को कहाँ रखते हैं, तो कहाँ रखते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल या ऑक्जेलिक एसिड रखते हैं। ठीक है, अब देखिए रेडियो सक्रिय तत्वों की खोज किसने की? हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। ठीक है, लेकिन इसका नामकरण मैडम क्यूरी ने किया था। इसका मापन, रेडियो सक्रिय तत्वों का मापन कैसे करते हैं? तो जीएमसी के द्वारा। तो जीएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है? गाइजर मूलर काउंटर। हिंदी में इसका बोलते हैं, इसको भी यही बोलते हैं, गाइजर मूलर काउंटर। ठीक है, अब देखिए कुछ एलिमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं जो मतलब ये रेडियो सक्रिय माध्यम से, यूरेनियम है रेडियो सक्रिय तत्व है, थोरियम है रेडियो सक्रिय तत्व है। लेकिन थोरियम जो है भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने रेडियो सक्रिय तत्व है, लेकिन ये किससे प्राप्त किया जाता है? मोनोजाइट से। थोरियम किससे प्राप्त किया जाता है? मोनोजाइट से। पूछ देता है कि थोरियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो मोनोजाइट से। ठीक है ना, अब देखिए प्लूटोनियम भी हो गया, ये रेडियो सक्रिय, रेडियम भी हो गया, और बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और देखिए किरणों का उत्सर्जन होता है जी, तो अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है किनसे? तो रेडियो सक्रिय तत्वों से। ठीक है, कुछ नोट देख लेते हैं सेकंड नोट में। देखिए इसके मतलब रेडियो सक्रिय तत्वों के भौतिक अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, रेडियो सक्रिय तत्वों के भौतिक अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरा देखते हैं, इस पर मतलब रेडियो सक्रिय तत्वों पर ताप और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, क्या पड़ता है? ताप और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिनका पूछ जाएगा। ठीक है, पूछ देगा कि ताप या दाब बढ़ाने से रेडियो सक्रिय तत्वों के भौतिक अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सीधी सी बात, हम लोग ऐसे मतलब ऑप्शन में रहेंगे कि मतलब इनमें से कोई नहीं, या बढ़ता है घटता हो या दोनों हो, या इनमें से कोई नहीं रहेगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन पूछता है इसमें। ठीक है ना, कि ताप या दाब बढ़ाने से रेडियो सक्रिय तत्वों के भौतिक अवस्था क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, देखिए रेडियो सक्रिय तत्वों के अंदर एक और जीवन काल निकालने के लिए फॉर्मूला आता है, जिसे और जीवन काल का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 अपॉन लैम्डा, इमिशन ऑफ लाइट। ठीक है ना, इसे इमिशन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है ना, और जीवन काल का फॉर्मूला पूछ देता है एग्जाम्स में। ठीक है ना, हम लोग कल इसके और जीवन काल के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे, कैसे निकाला जाता है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं जैसे कि रेडियो सक्रिय कितनी किरण निकलती है, तो अल्फा बीटा गामा तीनों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ये हो गया अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अब देखते हैं कि इनमें से कौन इसमें कौन सा चार्ज होता है? अल्फा पे कौन सा चार्ज होता है, मतलब धनायन होता है या ऋणायन होता है? तो अल्फा क्या होता है? अल्फा कितनी होती है? धनायन होती है। बीटा कितने क्या होता है? ऋणायन होती है। लेकिन गामा क्या होती है? उदासीन होती है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये तो गामा कौन सी किरणें कहलाएंगी? तो विद्युत चुंबकीय किरणें कहलाएंगी। ठीक है ना, अब देखते हैं इनकी स्पीड। क्या हो? स्पीड मतलब चार्ज। ठीक है, क्या देखते हैं इनकी चार्ज? देखिए अल्फा किरणों की चार्ज जो होती है प्रकाश की चाल से 1/10 गुनी होती है। ठीक है, 1/10 होती है। ठीक है ना, प्रकाश की चाल क्या होती है? 1/10 होती है। ठीक है ना, और बीटा की जो चाल होती है, बीटा किरणों की जो चाल होती है अल्फा किरणों से अधिक होती है, लेकिन गामा किरणों से कम होती है। ठीक है ना, अल्फा से अधिक और गामा से कम। और गामा की चाल क्या होती है? तो प्रकाश की चाल के बराबर इसकी चाल होती है। ठीक है, तो पूछ देगा कि मतलब किन सक्रिय मतलब क्या बोल देगा कि मतलब सक्रिय तत्वों में जो अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती है उनमें किन कणों की चाल सबसे अधिक होती है? तो किसी गामा किरणों की चाल सबसे अधिक होती है। उससे कम किसकी होती है? बीटा किरणों की होती है। सबसे कम किसकी होती है? अल्फा किरणों की चाल होती है। ठीक है, बेधन क्षमता मतलब इस प्लेट को पार करने की क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है या कम होती है? ठीक है ना, या किसी प्लेट से गुजारा जाता है तो उसको पार करने की क्षमता होती है, किसमें अधिक होती है, किसमें कम होती है। ठीक है, तो देखिए बेधन क्षमता अल्फा में क्या होती है? बहुत ही कम। लो मतलब क्या? बहुत ही कम। बीटा में क्या होती है बेधन क्षमता? अल्फा से अधिक होती है लेकिन गामा से कम होती है। ठीक है ना, और गामा की जो बेधन क्षमता होती है सबसे अधिक। कुछ देगा एग्जाम में
कि मतलब अल्फा बीटा गामा किरणों में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो गामा की होती है। ठीक है, सबसे कम किसकी होती है, तो अल्फा की होती है। अब देखिए आयनन क्षमता, आयरन पावर या आयरन क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है, तो आयरन क्षमता सबसे अधिक अल्फा की होती है। उससे कम अल्फा के बाद से बीटा की होती है, बीटा से कम डेल्टा की होती है। तो सबसे कम किसकी हो गई, आयरन क्षमता। तो सबसे कम आयरन क्षमता किसकी हो गई, तो गामा की हो गई। ठीक है ना। अब इसका मास मतलब द्रव्यमान देखते हैं किसका कितना होता है, अल्फा किरणों का कितना होता है, बीटा किरण में कितना होता है, गामा किरण में कितना होता है। देखिए अल्फा का द्रव्यमान कितना होता है, 6.6 गुने 10 के पावर माइनस 27 केजी होता है। कितना होता है, 10 के पावर माइनस 27 केजी होता है। बीटा कितना होता है, 9.1 गुने माइनस 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 केजी किसका होता है, बीटा का होता है। ठीक है, और गामा तो उदासीन होता है, इसका मतलब इसमें कोई भी मास नहीं होता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ देता है कि अल्फा का द्रव्यमान कितना होता है, बीटा का द्रव्यमान कितना होता है, गामा का द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, अब देखिए जब इनका प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी प्लेट पर क्या प्रभाव डालते हैं या नहीं डालते हैं, तो तीनों क्या करते हैं, फोटोग्राफी प्लेट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, तीनों फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रभाव, इनके गुण में क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव देखते हैं, तो ये प्रभावित करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए अल्फा और बीटा जो होते हैं विद्युत चुंबकीय प्रभाव में पाया जाता है, इनको प्रभावित करते हैं। विद्युत चुंबकीय के मैदान में जब इनको गुजारा, जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से जब इनको गुजारा जाता है, तो यह अल्फा और बीटा क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, लेकिन गामा किरण में क्या होती है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, कोई प्रभाव नहीं दिखाते। ठीक है, कोई देखा कि मतलब कौन मतलब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करता है, तो कौन करता है, तो अल्फा और बीटा करता है। कौन नहीं करता, गामा नहीं करता है। कोई जगह फोटोग्राफी प्लेट को कौन प्रभावित करता है, तो अल्फा बीटा गामा तीनों ही करता है। कोई जगह आयनन क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है, अल्फा की होती है। सबसे कम आयनन क्षमता किसकी होती है, तो गामा की होती है। ठीक है ना, सबसे स्पीड किसकी होती है, इसमें से ही पूछता है। ठीक है, ठीक है। आप रेडियो सक्रिय तत्वों के कुछ मतलब उपयोग के देखते हैं, जैसे कोबाल्ट 60 का प्रयोग पर ले कैंसर के उपचार में किया जाता है। कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में सोडियम 24 का प्रयोग में कहा करते हैं, रक्त के कोई संचरण में दिक्कत आ जाने की वजह से उसको प्रयोग किया जाता है, तो मतलब उसमें दिक्कत ना आए या रक्त का थक्का बनने में किसका प्रयोग किया जाता है, हम लोग सोडियम 24 का। अब देखिए फास्फोरस 32 है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जेनेटिक्स गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने। जेनेटिक्स मतलब क्या होता है, जीन के बारे में जो एक दूसरे के मतलब क्या होता है, एक पिता से दूसरे पुत्र में जाता है, उन गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो फास्फोरस 32 है, का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है ना, फास्फोरस 36 का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसे कि पेटों में पथरी हो जाती है, स्टोन नामक बीमारी। ठीक है, उसके उपचार में लोग फास्फोरस 36 का प्रयोग करते हैं, या 36 का प्रयोग करते हैं। आर्सेनिक 74 या 74 का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ब्रेन ट्यूमर के इलाज में, मतलब ब्रेन में जो ट्यूमर हो जाता है दिमाग में, या ब्लड क्लॉटिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ब्लड क्लॉटिंग और रक्त का थक्का बनने में भी आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कार्बन 11 की प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो मानव शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को पता करने के लिए क्या चीज का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन 11 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है। और कार्बन 14 का प्रयोग 12 या 14 का प्रयोग क्या है, कार्बन डेटिंग, मतलब पेड़ पौधे या मतलब मृत चीजों को क्या करते हैं, वो आयु को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग उसको बोलते हैं। उसका उसमें किसी का प्रयोग करते हैं, तो कार्बन 12 या 14 का प्रयोग करते हैं, मतलब मृत मृत जीव जंतुओं के बारे में, मतलब या पेड़ पौधे के बारे में, मतलब कि उनके मतलब उनको प्राप्त करने के लिए, मतलब कितने से पुराने इसका इनमें क्या प्रयोग करते हैं, कार्बन 12 या 14 को। और जो ये विधि होती है कार्बन डेटिंग होती है। ठीक है ना, अब देखिए पोलोनियम 239 का प्रयोग ब्रेन ट्यूमर के इलाज में किया जाता है। पोलोनियम 239 239 का प्रयोग। अब देखिए आयोडीन 131 का प्रयोग हम लोग थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की मात्रा को पता करने में किया जाता है। ठीक है, आयोडीन की मात्रा का पता करने में किया जाता है कहाँ पे, थायराइड ग्रंथि में। कार्बन 12 14 हो गए कार्बन डेटिंग में। कार्बन डेटिंग है क्या, तो जीव जंतु या पेड़ पौधों की उम्र को ज्ञात करने में हम लोग
मतलब कि कार्बोनेटिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए आयोडीन 123, आयोडीन 133 का प्रयोग हम लोग कहां पर लिए, तो ब्रेन ट्यूमर में। आयोडीन 131 का प्रयोग हम लोग कहां पे, आयोडीन को पता करने के लिए कहां पे, तो थायराइड ग्लैंड्स में, मतलब थायराइड ग्रंथि में जो गले में पाई जाती है, ठीक है। अब आयोडीन 123 के बारे में देखते हैं। इसका प्रयोग होता है ब्रेन इमेजिंग के बारे में किया जाता है, ठीक है ना। कोई भी इमेज पर जैसे ब्रेन में बन जाता है तो मतलब उसको पता करने के लिए क्या चीज का प्रयोग हम लोग किया जाता है, तो आयोडीन 123 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक होता है देखिए बड़ी एग्जाम पूछता है कि इटावा नामक बीमारी के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है, कैडमियम का प्रयोग किया, किसका, कैडमियम का प्रयोग किया जाता है, किसका, कैडमियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे कल देखेंगे, ठीक है। रहने देते हैं आज, यही एग्जाम से पूछते हैं, जरा इसको याद ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। कल नेक्स्ट मिलेंगे।